तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्मेचर। कल हम उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे, फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। फील्ड कंट्रोल मतलब इधर से फील्ड था, इधर से इधर वाला को आर्मेचर बोलते, इधर वाला फील्ड था। तो इधर हम क्या कर, उस पिछले वाले में हम क्या रखे थे, इस करंट को कांस्टेंट रखे थे, और इधर फील्ड से हम क्या कहते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस किए थे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रांसफर फंक्शन लिखे थे। आज उसी डीसी सर्वोमीटर का दो टॉपिक है, एक था जो हमारा क्या कहते हैं पढ़ चुके हैं फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वोमीटर। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। आर्मेचर कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें सिर्फ जो हमारा एक क्या कहते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा होता है सीरीज में और एक इंडक्टेंस लगा होता है पैरेलल में। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इस साइड वाला करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, और इनपुट इस बार आर्मेचर कंट्रोल में हम आर्मेचर के साइड से, इस वाले साइड आर्मेचर के साइड से इधर मोटर लगा होता है उधर से इनपुट को डाल रहे हैं, मतलब उधर से इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इतना ही फर्क है। तो इसका हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालना सीखेंगे। तो आप लोगों को सर्वो मोटर पूछेगा तो पूछेगा डीसी सर्वो मोटर। अगर 8 नंबर में आ गया तो दोनों लिख दीजिएगा, क्या कहते हैं फील्ड कंट्रोल और क्या कहते हैं ये आर्मेचर कंट्रोल। ऐसे पूछेगा नहीं, सीधे पूछेगा कि डीसी सर्वो मोटर क्या होता है, उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए। या फिर एक लाइन पूछ देगा कि सर्वो मैकेनिज्म क्या होता है। सर्वो मैकेनिज्म कोई भी सर्वो मोटर हो, डीसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर, कुछ भी हो, तो एक टर्म आता है सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि हम आउटपुट किसके फॉर्म में लिए थे, आउटपुट लिए थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या तो थीटा के फॉर्म में लिए थे, या क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एम के फॉर्म में लिए थे। इससे पिछला वाला जो भी था आउटपुट जो लिए थे, आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब इनपुट में हमारा वोल्टेज करंट कुछ भी हो सकता है। ऐसे हम लोग उसमें डिराइव किए थे थीटा एस अपॉन थीटा आउटपुट अपॉन वी इनपुट। तो जब भी हमारा आउटपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो किसी भी टॉपिक में, चाहे एसी सर्वो मोटर हो, चाहे डीसी सर्वो मोटर हो, चाहे कुछ भी हो, जब भी हमारा आउटपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में हो, तो उस टाइप को हम तो उस टाइप के मोटर को उस टाइप का मैकेनिज्म जो भी हो, चाहे मोटर का मैकेनिज्म हो चाहे किसी का भी मैकेनिज्म हो, जब भी हम आउटपुट एंगल थीटा और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के रूप में लेते हैं तो हमारा वो मैकेनिज्म सर्वो मैकेनिज्म कहलाता है। अब वो चाहे डीसी सर्वो मोटर हो चाहे एसी सर्वो मोटर हो, कुछ भी सर्वो मैकेनिज्म का बात कर दिया किसी भी फिजिकल मॉडलिंग में, तो इसका मतलब है इनपुट चाहे हमारा जो भी रहे, आउटपुट हमको दो ही कंडीशन लेना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर वेलोसिटी के कंडीशन में, उसी के अकॉर्डिंग में आउटपुट अपॉन इनपुट हमारा ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। तो यही हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर में क्या होता है, जिधर मोटर क्या रोटर लगा होता है उधर से ही हम इनपुट को सप्लाई देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, जो फील्ड वाला पार्ट था, इधर वाला पार्ट, इस तरह फील्ड वाले पार्ट में हम लोग करंट को इस तरह से सर्किट डिजाइन करते हैं कि करंट को कांस्टेंट रखते हैं। फील्ड कंट्रोल में क्या था, इधर वाले करंट को हम लोग कांस्टेंट रख रहे थे और इनपुट हम लोग इधर से दिए थे। आर्मेचर में क्या है, इसमें हम लोग इधर वाले साइड को आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, जिसमें 2 वाइंडिंग होता है, आप लोग पढ़े होंगे मोटर में। तो इधर वाले साइड को आर्मेचर बोलते हैं, इधर वाले साइड को फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। तो आर्मेचर वाले वाइंडिंग साइड से हम इनपुट को डाल रहे हैं इसमें। तो तो the input voltage VA is applied to the armature which has resistance RA और inductance LA। तो इनपुट जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसमें, वो इस साइड से अप्लाई कर रहे हैं इसका कि रेसिस्टेंस RA है, आर्मेचर का आर्मेचर है तो RA लिख दिए, LA लिख दिए, यहाँ फील्ड है तो RF लिख दिए, LF लिख दिए, F से फील्ड, A से आर्मेचर। तो RA LA इसमें क्या है, रेसिस्टेंस, और इंडक्टेंस क्या है हमारा सीरीज में है। तो यही बात लिखा रखा है। द फील्ड करंट IF सप्लाई टू द फील्ड वाइंडिंग इज केप्ट कांस्टेंट। यहाँ पे जो हमारा फील्ड करंट चाहे जहाँ से भी आ रहा है, हमारा फील्ड करंट चाहे जहाँ से भी आ रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं कि फील्ड करंट हमेशा हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसा कि फील्ड कंट्रोल मोटर में क्या हुआ था, हमारा आर्मेचर करंट कंट्रोल था और फील्ड करंट वेरी कर रहा था। यहाँ पे क्या है, आर्मेचर करंट वेरी कर रहा है और फील्ड करंट हमारा कांस्टेंट है, और सप्लाई भी हम किस साइड से दे रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के साइड से देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर में किस तरह से ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। And the field current IF is applied to the field winding is kept constant and thus armature input voltage controls the motor shaft output। तो इसका मतलब, तो इस तरह से क्या है, फील्ड करंट IF को हम लोग कांस्टेंट रखे हैं, तो हमारा क्या करता है, इसमें आर्मेचर इनपुट वोल्टेज जो है वही कंट्रोल करता है मोटर के शाफ्ट को और मोटर के रोटेटिंग को। तो JM हो गया मोटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट या रोटर जो भी बोलिए, और FM क्या हो गया, फ्रिक्शन ऑफ मोटर या जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलिए, कुछ भी बोलिए। डैम्पिंग कोएफिशिएंट को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा क्या आता था,
फोर्स आता था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ रोटेशनल है तो एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एज द फील्ड करंट केप्ट कांस्टेंट, the relationship between the developed motor torque Tm and armature current is given by, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारा जो टॉर्क था वो किसके चलते प्रोड्यूस हो रहा था, IF के चलते। यहाँ और हमारा क्या कहते हैं IA कांस्टेंट था, यहाँ पे टॉर्क हमारा किसके चलते प्रोड्यूस होगा, IA के चलते, क्योंकि हम सप्लाई किधर से दे रहे हैं, इधर से दे रहे हैं सप्लाई। तो सप्लाई इधर से दे रहे हैं और ये हमारा क्या करता है, ये वैरी करता है। तो इधर हम अगर इधर से सप्लाई दे रहे हैं तो इस बार हमारा उस बार टॉर्क करंट जो हम लोग फील्ड कंट्रोल में पढ़े थे IF, जो हमारा टॉर्क था वो IF के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से दे रहे हैं सप्लाई तो टॉर्क हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होगा, जो हमारा आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, टॉर्क ऑफ मोटर जो हो गया हमारा वो हो गया आर्मेचर कंट्रोल के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहाँ पे हम एक KT लिखते हैं, टी छोटा में होगा, नीचे आता है सफिक्स में आता है, तो KT I इंटू अल्फा होता है, वेयर KT इज मोटर टॉर्क कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन मीटर पर एम्पियर, जो भी वो कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं उसमें। तो अब क्या आ गया, द अप्लाइड वोल्टेज VA इज बीइंग अपोज्ड बाय द बैक EMF। अब बैक EMF आप लोग किसी को याद है बैक EMF क्या था, वो 12th में ही पढ़े होंगे। बैक EMF क्या होता है पता है, एनीबडी नोज बैक EMF, कोई बताओ बैक EMF क्या होता है, संतोष, विकास, कोई बताओ बैक EMF क्या होता है। बैक EMF कुछ नहीं होता है, बैक EMF ये होता है कि, हाँ बताओ, कोई बता रहे हो, सुधा बताओ बैक EMF क्या होता है। अच्छा चलो देखो, अब इसमें क्या है कि इसमें हम इधर से वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ये करंट यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल है, करंट हमारा वेरी कर रहा है, इधर वाला करंट कांस्टेंट है। तो क्या कहते हैं इसमें हमारा क्या कहते हैं, इस वोल्टेज के चलते हमारा क्या होगा, जो हमारा करंट आया, करंट के चलते हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चलते क्या होता है, हमारा क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब क्या कहते हैं, जब टॉर्क प्रोड्यूस होने के बाद ये मोटर घूमने लगा, तो ये मोटर घूमने के चलते क्या होता है, इसके कॉइल में जो हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है टॉर्क, तो इसमें जो हमारा कॉइल होता है मोटर के अंदर, ये भी घूमने के चलते क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो फिर से EMF इंड्यूस होगा। तो मतलब पहले तो हम इसको मोटर को घुमाए, यहाँ से सप्लाई देकर के करंट चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, टॉर्क लगा, मोटर घूमा। जब एक बार मोटर घूमना शुरू कर दिया तो मोटर के घूमने के कारण फिर जो क्या कहते हैं, इसका फ्लक्स चेंज हुआ। तो वो जो मोटर घूमने के चलते जो करंट कॉइल, जो इसका जो करंट के इसका जो कॉइल था मोटर के अंदर जो कॉइल लगा होता है, उसमें क्या कहते हैं, उसमें फिर हमारा क्या कहते हैं, उसके घूमने के चलते क्या होता है, EMF प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि फ्लक्स क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। तो चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, हमारा EMF इंड्यूस होता है। तो फिर इसके अंदर जो है, एक बार तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड से टॉर्क लगा, जो हम करंट चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसके चलते फोर्स लगा, टॉर्क लगा और ये रोटेट हुआ। और फिर जब ये रोटेट करना शुरू कर दिया तो फिर इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेरी करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने के अंदर फिर EV के चलते, इसके रोटर के बाइंडिंग के चलते हमारा फिर से क्या कहते हैं, EMF प्रोड्यूस होता है उस फ्लक्स के चेंज करने के चलते। तो वही होता है हमारा बैक EMF। मतलब दोबारा एक बार तो पहले मोटर को हम घुमाए, अब मोटर जब घूम गया तो फिर वो फ्लक्स को क्या कहता है, चेंज हुआ, उसके चलते उसके कॉइल में जो वाइंडिंग है, और उसका कॉइल में वाइंडिंग में क्या हुआ, फिर से करंट प्रोड्यूस हुआ, मतलब EMF प्रोड्यूस हुआ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैक EMF। मतलब एक बार तो हम पहले मोटर को चलाए, जब मोटर चलना शुरू कर दिया तो फिर उसके क्या कहते हैं, उसके अंदर जो कॉइल लगा हुआ है और जो फ्लक्स चेंज हुआ, तो उसके चलते फिर से EMF इंड्यूस हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं बैक EMF। तो बैक EMF किसके चलते आता है, मोटर के चलते आया, मोटर जब चलना शुरू कर दिया। तो देखिए, द अप्लाइड वोल्टेज V इज बीइंग अपोज्ड बाय द बैक EMF। अब क्या होते हैं, जो अप्लाइड वोल्टेज VA है वो क्या कहते हैं, बैक EMF के चलते क्या होगा, अपोज्ड होगा, एंड डेवलप इन द आर्मेचर।
द रिलेशनशिप बिटवीन ईबी क्या है, हमारा बैक ईएमएफ है, ईबी एंड द मोटर स्पीड ओमेगा एम इज गिवन बाय, ईबी किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एम, क्योंकि बैक ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, जब हमारा मोटर घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी, मोटर जब पहले तो घूमा और घूमने के बाद क्या कहते हैं बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो बैक ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंगुलर वेलोसिटी के, और एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या हुआ मोटर का, डी थीटा बाई डी एम। तो ईबी को हम लोग कांस्टेंट के साइन को हटाने के लिए लिखते हैं ईबी इक्वल टू के बी डी थीटा एम अपॉन डी टी, वेयर के बी इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ कांस्टेंट मेजर्ड इन वोल्टेज पर रेडियन, वोल्टेज वोल्ट पर रेडियन सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया इसका इक्वेशन। तो अब उसके लिए हम फिर से कुछ डायनामिक उस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कुछ उसका डायनामिक इक्वेशन तैयार करते हैं। इक्वेशन क्या हुआ, तो पहला हो गया वी एम माइनस ई बी इक्वल टू आर ए आई एल ए डी आई बाई डी टी। इस साइड का इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन, ये हमारा हो गया वी ए माइनस, इधर से हम किरचॉफ लगाते हैं, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आर इंटू ए, क्या कहते हैं माइनस ई बी इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया यहाँ पे वी ए माइनस ई बी इक्वल टू क्या कहते हैं आर ए आई ए प्लस एल ए डी आई बाई डी टी। अब इसको हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखते हैं, तो लेप्लास सॉरी ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये बी ए माइनस ई बी होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक बी ए प्लस होगा तो माइनस होगा, तब ना बी ए माइनस बी बी, 0 जो हम लिखे थे, तो एक बी ए अगर प्लस होगा तो ई बी माइनस होगा, क्योंकि क्या कहते हैं बैक ईएमएफ अपोजिट होता है ना, जो वी ए प्रोड्यूस कर रहा है उसके अपोजिट होता है। तो वहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा वी ए माइनस बी बी इक्वल टू आर ए इंटू आई ए प्लस एल ए डी आई बाई डी टी। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपली इसको वी ए एस लिख देंगे माइनस ई बी एस इक्वल टू क्या हो गया आर ए इंटू आई एस प्लस, ये एक बार डिफ्रेंसिएशन है तो एक बार एस बाहर आएगा, एस एल ए इंटू आई ए। अब उसी का हमारा बैक ईएमएफ का क्या इक्वेशन आया था, के बी डी थीटा एम बाई डी टी। इसको हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म लिखेंगे, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में जनरली हम लोग लिखते हैं तो उसको कैपिटल कर देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसको स्मॉल ई बी एस भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली एक तरीका है कि जब भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म में उसको शो करते हैं तो वहाँ पे एस लगाते हैं और उस लेटर को कैपिटल लेटर कर देते हैं, मतलब ये तरीका होता है जनरली, एक नोटेशन है स्टैंडर्ड नोटेशन। ऐसे स्मॉल ई भी लिख दिए यहाँ पे तो कोई गलत नहीं, यहाँ पे स्मॉल ई भी लिख दिए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जनरली कैपिटल लेटर ही यूज किया जाता है। तो ई बी एस प्लस यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है, तो एक डिफ्रेंसिएशन एक बार है तो मतलब एस बाहर आएगा, 2 बार डिफ्रेंसिएशन रहता तो एस स्क्वायर बाहर आता, तो एस के बी थीटा एम एस, ये इसका इक्वेशन हो गया। और क्या कहते हैं ई बी इक्वल टू के बी इंटू ओमेगा एम डी थीटा एम डी टी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा ओमेगा एम के बराबर, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ई बी एल टू के बी इंटू ओमेगा एम। तो हम क्या बोले थे, सर्वो मैकेनिज्म में हमको हमेशा आउटपुट किस में फाइंड करना है, या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थीटा के अकॉर्डिंग, या फिर क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। तो जब भी सर्वो मैकेनिज्म की बात हो, कोई भी सर्वो मैकेनिज्म चर्चा कर दिया, मतलब आपको नहीं भी पता है, कोई नया नाम दे दिया, एक छोटा सा सिंपल सर्किट बन रहा है, पूछ रहा है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो मतलब थीटा या ओमेगा के फॉर्म में उसका हमको आउटपुट लेना है, इनपुट जो भी दिया हो, वोल्टेज दिया हो, करंट दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो वो हम इनपुट लेंगे जब भी ट्रांसफर फंक्शन लिखने की बात आएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सर्वो मैकेनिज्म मतलब सर्वो मोटर कुछ भी हो जाए, मतलब आउटपुट हमारा थीटा आएगा या फिर ओमेगा एम आएगा, और जो भी इनपुट हमारा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट अपॉन इनपुट हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो इसको हम लोग लिख लिए ई पी एस के बी ओमेगा एम इंटू एस। उसके बाद टॉर्क का इक्वेशन हमारे पास क्या था, के टी इंटू आई अल्फा, के टी इंटू आई अल्फा क्या आ गया हमारे पास में टी एम एस, फिर इसको हम लोग लेप्लास आई ए इंटू एस लिख दिए, यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन का टर्म नहीं, इसलिए एस या एस स्क्वायर कुछ बाहर नहीं आएगा। और टी एम का क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स के रूप में हमारा क्या था इक्वेशन, ये तो करंट के फॉर्म में हो गया, फोर्स के फॉर्म में क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी स्क्वायर डी थीटा एम बाई डी टी स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, दोनों अपोजिंग था, तो एफ एम डी थीटा बाई एम डी टी जैसे उसमें किए थे। तो मोमेंट तो टॉर्क क्या आ गया हमारा मोटर का एस स्क्वायर, यहाँ क्या कहते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, तो मतलब एस स्क्वायर का टर्म बाहर आएगा जे एम थीटा एम। एस स्क्वायर के अलावा और भी टर्म आता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म में, लेकिन लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग
ट्रांसफर फंक्शन के टाइम में क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल कंडीशन जीरो लेते हैं, तो सिर्फ एस स्क्वायर ये वाला टर्म आया, बाकी माइनस एफ डैश जीरो माइनस एफ एस एफ जीरो जो भी होता है सब हमारा कैंसिल हो गया, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन हम लोग जीरो लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में। तो यहाँ पे सीधा बस एक बार डिफ्रेंशिएशन है तो सीधा एक बार एस स्क्वायर बाहर आ गया, जे एम थीटा एम एस, यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन था सॉरी, तो एस स्क्वायर आ गया, यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस बाहर आ जाएगा, तो एस एफ एम थीटा एस। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग इसका ट्रांसफर फंक्शन बन गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम करेंगे। एक इक्वेशन और बचा हुआ, एक इक्वेशन और हो गया इसका ओमेगा एम के रूप में, या तो थीटा एम या तो ओमेगा एम के रूप में। तो यहाँ पे टी एम इक्वल टू जे एम डी ओमेगा एम बाई डी टी, एफ एम डी थीटा बाई डी एम को क्या लिख दिया, ओमेगा एम लिख दिया, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो एस जे ओमेगा एम, और यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है तो सीधा एफ एम ओमेगा एम, और इसमें हम लोग एस लगा दिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म शो कर रहा है। From the equation A to 4, the block diagram relating the output theta ms and the input VAS. इक्वेशन A से 4 क्या क्या है हमारा, A कौन सा था 4 कौन सा था, हाँ ये हमारा A था, और क्या कहते हैं ये हमारा 4 है, या यहाँ तक बोलो 5 तक, ये हमारा 5 है। तो यहाँ से A से 4 नहीं होगा, A से 5 तक का जो भी हमारा इक्वेशन है वो क्या बता रहा है, वो हमारा बता रहा है कि थीटा, हाँ 4 तक, नीचे वाला तो ओमेगा बता रहा है ना, तो 4 तक वाला थीटा एमएस और इनपुट वोल्टेज को रिलेट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। उसका ब्लॉक डायग्राम सीधा सीधी इक्वेशन के हिसाब से बनाएंगे। देखते हैं इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है, वी ए माइनस ई बी इंटू एस इक्वल टू आर ए आई एस प्लस एस एल ए आई एस। अब इसका हम लोग इक्वेशन क्या लिखे हैं, पहला इक्वेशन तो एक ब्लॉक हम लिए जिसमें कि हमारा क्या आ रहा है, पहले अभी हम इनपुट नहीं देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं कि पहला एक ब्लॉक लिए जिसमें क्या आ रहा है, आउटपुट हमारा वी ए माइनस बी बी एस आया। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है कि माइनस प्लस का टर्म आया है तो मतलब उससे पहले एक समिंग पॉइंट होगा। थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला इक्वेशन जब लिख रहे हैं उसमें कुछ माइनस घट के आया है, माइनस या प्लस कुछ घट के आया है, या प्लस हो के आया है या माइनस हो के आया है, तो मतलब उससे पहले कोई समिंग पॉइंट होगा। ये थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मतलब ये भी एक तरीका हुआ कि जब पहला इक्वेशन हम लिख रहे हैं वी ए माइनस ई बी एस, जब हम फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं वी ए माइनस ई बी इक्वल टू ये, तो मतलब यहाँ पे आई ए कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, आर ए प्लस एस एल ए, मतलब ये इनपुट या आउटपुट, तो आई आई क्या कहते हैं आई ए एस डिवाइड बाई ये, तो क्या कहते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया। तो ये कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, आर ए प्लस एस एल ए, इधर आई ए कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम पहला इक्वेशन यहाँ पे माइनस के टर्म में लिख रहे हैं तो हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे कि एक माइनस या प्लस वाला टर्म आया है, मतलब इससे पहले कोई एक समिंग पॉइंट होगा तब ना ये आया जुड़ा है। तो ये थोड़ा सा हम उसको देख सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो पहला इक्वेशन लिखे और पहला इक्वेशन में हमको प्लस माइनस मिल गया, तो उसके अंदाजा से हम क्या किए, पहला इक्वेशन लिख के उसके पहले हम एक समिंग पॉइंट लगा, इसका हम पता भी नहीं किए क्या है, बस हम पहला इक्वेशन लिख रहे हैं अपने हिसाब से। तो इसको लिख दिया बी ए माइनस बी बी एस, ये हमारा क्या था, ट्रांसफर फंक्शन, क्या कहते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसका आउटपुट क्या आया था, इसका आउटपुट हमारा आया था आई ए, यहाँ पे आई ए आया था आउटपुट, यहाँ पे आई ए आया था आउटपुट। अब देखिए, अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन है ई बी इनको, अब हमारा पहला आई ए आउटपुट आ गया, तो आई ए आउटपुट किस में आया है, इसमें आया है टॉर्क वाले इक्वेशन में आई। अब हमारा इसको लिखने के बाद हमारा आउटपुट क्या आया था, आई ए आया था। तो हम देखेंगे जहाँ पे आउटपुट है तो आउटपुट आई ए किस में आया है, तो इस वाले इक्वेशन में आया है टी एम एस इक्वल टू के टी इंटू आई एस। तो हम पहले इस ब्लॉक को लिखने का कोशिश करेंगे जिसमें कि आउटपुट आई ए दिखाएंगे, और क्या कहते हैं इनपुट आई ए, अब ये आई ए उस ब्लॉक के लिए इनपुट हो जाएगा, इनपुट आई ए और आउटपुट क्या कहते हैं टी एम एस हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लिखेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे इनपुट आए और आउटपुट हमारा क्या हो जाना चाहिए, टीएमएस। टीएमएस हमारा क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट आई हो जाएगा और आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा टीएमएस। अब टीएमएस जहाँ पे इनपुट है उसी क्वेश्चन को देखेंगे, टीएमएस किस में इनपुट है, तो टीएमएस किस में इनपुट है, टीएमएस 2 में इनपुट है।
एक इसमें है और एक इसमें है। तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले हम लोग जनरली थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ही निकालेंगे, चाहे तो अगर हम पहले अगर दो बार हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, एक बार ओमेगा एम के रिस्पेक्ट में। तो मान लो थीटा एम के लिए लिख रहे हैं तो पहले हम इस वाले इक्वेशन को लिखेंगे, क्योंकि टीएमएस अब हमारा इनपुट होना चाहिए। यहाँ पे क्या था टीएमएस, और क्या कहता है टीएमएस इनपुट था, क्या कहते हैं आईए इनपुट था, टीएमएस आउटपुट था। यहाँ अब टीएमएस इनपुट होना चाहिए, तो हमारा ये वाला इक्वेशन आएगा, या तो ये वाला आएगा, अगर ओमेगा एम के रूप में ट्रांसफर फंक्शन लिखना है हमको तो ये वाला आएगा। बस उसी को देखते हुए, इनपुट आउटपुट को देखते हुए ही हम केटी के बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे आईए था, यहाँ पे टीएम आ गया। टीएम इनपुट किस में था, इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में टीएम इनपुट था और आउटपुट क्या था, टीएम इनपुट था और आउटपुट क्या था, आउटपुट हमारा था टीएम। हाँ टीएम इनपुट था और आउटपुट हमारा क्या था, आउटपुट हमारा था इसमें थीटा एम एस। और थीटा एम एस का भी कोई रिलेशन था, एक मिनट, हाँ थीटा एम एस का भी एक रिलेशन है कि थीटा एम एस बाई ई बी एस इक्वल टू के बी एस होता है। फिर यहाँ से देखेंगे तो ठीक है, ये वाला यहाँ पे हो गया हमारे पास में, ये वाला हो गया आई ए इनपुट टीएमएस आउटपुट। टीएमएस इनपुट उसमें इस वाले इक्वेशन में था, यहाँ का आउटपुट क्या आया था, थीटा आया था। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हमारा थीटा आया था, थीटा क्या कहते हैं हमारा इनपुट आया था थीटा, तो हाँ यहाँ पे इनपुट टीएमएस और आउटपुट थीटा एस। तो यहाँ पे थीटा एस को हम लोग एक थीटा एम एस, तो अब हमको क्या लिखना है, ये भी लिखना था ईबी के फॉर्म में लिखना है थीटा, क्या कहते हैं अब हमारा एक फीडबैक टर्म आ रहा था वहां पे ईबी के फॉर्म में लिखना है। तो क्या कहते हैं थीटा एम एस इक्वल टू क्या होता है हमारा, अगर थीटा एम एस को लिखेंगे तो ई बी एस बाय एस के बी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ई बी एस बाय एस के बी, यहाँ पे हमको ई बी एस चाहिए, तो ई बी एस इंटू एस के बी, मतलब यहाँ पे जो थीटा एम था यहाँ पे थीटा एम ही है, तो इस थीटा एम को यहाँ पे हम ई बी ई बी एस और क्या कहते हैं एस के बी से दिखा दिए, यही थीटा एम जो है वही यहाँ पे फीडबैक आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे हमको एक, यहाँ पे हमको पहले से वी ए माइनस वी एस लिखा है आना है, तो यहाँ मतलब यहाँ पे हमको ई बी एस चाहिए था, तो ई बी एस चाहिए तो थीटा एम का एक इक्वेशन इस टर्म में था हमारे पास में, थीटा एम का एक इक्वेशन हमारे पास में इस टर्म में भी था, थीटा एम का इक्वेशन इस टर्म में भी था, ईबी के टर्म में भी था। तो थीटा एम इक्वल टू क्या हो गया हमारा, थीटा एम इक्वल टू हमारा हो गया, सॉरी, ईबीएस डिवाइड बाय एस के बी, ईबीएस डिवाइड बाय एस के बी। अब ईबीएस डिवाइड बाय एस के बी, यहाँ से थीटा एम आया, थीटा एम को यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग, ईबीएस डिवाइड बाय एस के बी। ईबीएस डिवाइड बाय एस के बी कैसे होगा, अच्छा यहाँ पे जाएगा, हाँ क्योंकि ईबीएस डिवाइड बाय एस के बी लिखेंगे तब ना यहाँ पे ईबी जाएगा, यहाँ पे हमको माइनस ईबी मिलेगा, क्योंकि यहाँ सीधे यहाँ से ईबी जा रहा है और यहाँ पे ईबी डिवाइड बाय एस के बी हो जाएगा। तो ईबी से क्या कहते हैं, यहाँ हमको माइनस ईबीएस चाहिए, यहाँ पे से क्या आ रहा है ईबीएस अपॉन एस के बी, ईबीएस अपॉन एस के बी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको ईबी से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे ईबी से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ईबी ईबी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एस के बी बचा। तो हमारे पास क्या आ गया, वी ए माइनस ई बी एस, और हमारा फाइनल इनपुट क्या था, वी एस। तो इस तरह से इक्वेशन को देख करके हम लोग क्या करते हैं, उसका एक ब्लॉक डायग्राम हम ड्रॉ कर दिए। जब ये ब्लॉक डायग्राम बन गया तो G1, G2, G3 और क्या कहते हैं HS, एक फीडबैक वाला बन गया, एक नेगेटिव फीडबैक वाला डायग्राम बन गया। इसका हम आसानी से ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, आसानी से ट्रांसफर फंक्शन लिखने का मतलब ये G1 प्लस G2 प्लस G3, ये तीनों ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद जो हमारा निगेटिव फीडबैक का आता है GS डिवाइड बाई 1 प्लस GS HS, तो उसको लिखने के बाद हमारा जो हमारा रेड्यूस होके आएगा वो हमारा ये आएगा। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, कुछ नहीं किए, तीनों को जोड़े हैं अभी, तो यहाँ पे तीनों को बस जोड़े हैं G1, G2, G3, तो हमारे पास रेड्यूस होके ये बन गया, ये एक निगेटिव फीडबैक बन गया। और इस निगेटिव फीडबैक को क्या कहते हैं हम लोग,
हाँ, और इस निगेटिव अभी हम यहाँ पे ही छोड़ दिए हैं, लेकिन इस निगेटिव फीडबैक को चाहेंगे तो बस GS डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS करके इसका इनपुट आउटपुट के फॉर्म में हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन भी हम लिख रहे हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा किसके टर्म में चाहिए? ओमेगा थीटा एम के टर्म में हो गया सर्वो मैकेनिज्म। अब दूसरा इक्वेशन फिर हम क्या कहते हैं? ओमेगा एम के टर्म में चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सीख सही आ रहा है, जैसे आया था यहाँ पे EB आया था, यहाँ आई इनपुट आया था, यहाँ TMS आया था। तो TMS का क्या बताए थे? हमारे पास दो इक्वेशन था। TMS का दो इक्वेशन था, एक ये वाला और एक वाला। ये वाला हम लिए थे जब हमको थीटा एम के रूप में चाहिए था आउटपुट। अब हम कौन सा लेंगे? जब ओमेगा एम, जब हमको क्या कहते हैं एंगुलर, क्या बोल रहे थे कि सर्वो मैकेनिज्म में हमेशा या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी के रूप में ही आउटपुट लेंगे। तो दूसरा इक्वेशन हम ये लिखेंगे, तो सिंपली इसको भी हम सीधा वहाँ पे ऐसे कर देंगे। TMS वहाँ पे आउटपुट आया तो वहाँ पे हम ये वाला इक्वेशन को पुट कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पे सिंपली IAS आया, TMS आया पहले की तरह, यहाँ पे अब ये वाला इक्वेशन को पुट कर देंगे। और उसी तरह यहाँ पे EBS लाने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, तो यहाँ पे KV आएगा और क्या कहते हैं, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा दोनों के लिए। तो जब दोनों के लिए ये इक्वेशन बन जाएगा तो हमारे पास जो, तो दिस ब्लॉक डायग्राम ए इज फॉरवर्ड बाय फंक्शन, और उसका क्या कहते हैं, उसको हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। G1 G2 G3 को मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला टर्म आ जाएगा, तो ये और ये टर्म आ जाएगा। तो ये वाला ये टर्म आ करके हमारा क्या कहते हैं, ये वाला उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कुछ इस टाइप का फीडबैक बन जाएगा। और इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ देंगे तो हमारा एक ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। लेकिन अभी हम क्या रहे हैं, अभी सिर्फ GS वाला टर्म ले रहे हैं। तो यहाँ पे GS वाला टर्म हो गया ये, और क्या कहते हैं HS वाला टर्म हो गया A। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा? GS डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS, जो एक ब्लॉक का बताया था निगेटिव फीडबैक वाला। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इन दिस ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, ये G1 हो गया, ये फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन हो गया, ये फीडबैक हो गया। तो एंड फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन इज एस इक्वल क्या कहते हैं, SKB। यहाँ पे SKB होगा, यहाँ पे छूटा हुआ SKB होना चाहिए। हेंस द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ थीटा एम या फिर ओमेगा एम के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा? GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS। तो पहला वाला हम लिख रहे हैं थीटा एम एस अपॉन VAS, तो इसका हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा थीटा एम एस VAS करेंगे तो उसको GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS इंटू HS। तो हम इसको किए हैं तो इसके पास हमारा आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन, क्या कहते हैं ये, KT डिवाइड बाय S इंटू RA प्लस SLA SGM प्लस FM SKT प्लस KB। तो बेसिकली ये होना चाहिए कि हमको सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए, चाहे मैकेनिकल सिस्टम हो चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, तो ही सर्किट डायग्राम और इनपुट आउटपुट का रिलेशन हमको पता होना चाहिए। बाकी उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं भी जानते हैं तो उसका हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं। इसका कहने का यही मतलब हुआ ब्लॉक डायग्राम के रूप में। अगर उसका इक्वेशन क्या कहते हैं, उसका हमको सर्किट डायग्राम पता है तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख करके हम लोग उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ये आ गया थीटा एम वर्सेस VAS, और एक और निकालेंगे हम ओमेगा एम वर्सेस VAS। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ आर्मेचर इंडक्टेंस इज नेग्लेक्टेड देन द मॉडिफाइड ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय। अभी बोल रहा है कि आर्मेचर इंडक्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर लिए, क्योंकि मोटर का इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें तो बहुत सारा कॉयल होता है ना, मोटर के अंदर तो बहुत सारा कॉयल होता है। मोटर के अंदर तो पूरा आप देखे होंगे पंखा के अंदर कितना कॉयल वाइंडिंग होगा। तो एक छोटा सा इंडेक्स जो सीरीज में लगा हुआ है तो उसका क्या वैल्यू लेंगे, तो इसलिए लिखा है कि आर्मेचर इंडक्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो आर्मेचर क्या कहते हैं, इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये आया, उस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया जो आर्मेचर का इंडक्टेंस वाला टर्म था। तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन ये आ गया कुछ KT बाई ये इस फॉर्म में। तो हमारे पास ये फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आ गया KM बाय S इंटू 1 प्लस STM। और KM इक्वल टू हमारे पास उसी इक्वेशन से आया KT डिवाइड बाय RA FM प्लस KT प्लस KB। इसको हम लोग मोटर गेन कांस्टेंट बोलते हैं। और TM हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो आया वो RA JM डिवाइड बाय RM FM प्लस KT इंटू KB। कुछ ज़्यादा नहीं, देख लीजिएगा और कुछ लगेगा कि नहीं हो रहा तो इस टर्म एज मोटर टाइम कांस्टेंट। तो VA इक्वल टू हमारे पास आ गया KM अपॉन 1 प्लस STM इंटू थीटा MS। ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, थीटा और इनपुट वोल्टेज के रूप में आर्मेचर कंट्रोल DC सर्वो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन। उसी तरह ओमेगा एस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ओमेगा एम इक्वल टू क्या होता है, S थीटा एम एस। क्योंकि ये dy/dt होता है तो इसमें S आ जाता है, तो S थीटा एम एस होता है ओमेगा एम एस। तो उसी को सिंस ओमेगा एम एस इक्वल टू S थीटा एस, तो ब्लॉक डायग्राम
द ब्लॉक डायग्राम रेटिंग ओमेगा एस एंड वी एस, तो इसको हम लोग लिख दिए और इसके यहाँ थीटा एम की जगह पे एस दिखा दिए और सीधा क्या कहते हैं डायरेक्ट ओमेगा एम का इक्वेशन के लिखने का हमको कोई जरूरत भी नहीं पड़ा, सीधा थीटा एम उससे एस से मल्टीप्लाई कर दिया और ओमेगा एस के रूप में दिखा दिए। तो ये हमारा बन गया क्या कहते हैं, ये एस से एस कट गया, दोनों क्या कहते हैं सॉरी इस एस से एस कटा नहीं, दोनों को ऐड किया होगा ना, दोनों कास्केडिंग में दोनों को ऐड किया होगा। ऐड करने के बाद क्या आएगा टर्म, ऐड करने के बाद हमारा के एम बाई वन प्लस एस टी एम, यही आएगा ऐड करने के बाद, ऐसे देख लेना जो भी आएगा। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया ओमेगा के रूप में। दस द ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिंग द ओमेगा एस एंड वी एस इक्वल टू के एम बाई वन प्लस एस टी एम। तो ये हमारा एक बार एंगुलर शिफ्ट के फॉर्म में आ गया, एक बार एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में आ गया। तो जब भी हम सर्वो मैकेनिज्म की बात करते हैं, चाहे एसी सर्वो मोटर हो, चाहे डीसी सर्वो मोटर हो, चाहे कुछ भी हो, सर्वो मैकेनिज्म मतलब आउटपुट या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या तो एंगुलर वेलोसिटी के रूप में लेंगे, चाहे इनपुट जो हमारा करंट हो, वोल्टेज हो, कुछ भी हो। अब एक टर्म इसमें डिफाइन किया है तो मैकेनिकल पावर आउटपुट, तो मैकेनिकल पावर आउटपुट ऑफ द मोटर इज टी एम ओमेगा एम। फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होता है, हमारा पावर होता है। उसी तरह टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी हमारा पावर हो गया, विच इज इक्वल टू आर्मेचर इनपुट करंट, आर्मेचर वोल्टेज इंटू करंट भी हमारा पावर होता है। तो नेगलेक्टिंग आर्मेचर लॉस एंड पावर लॉस, मतलब आर्मेचर में जो कोई लॉस हुआ तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पावर इक्वल टू इसके पावर, तो क्या कहते हैं जो मैकेनिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमारे पास आ जाएगा टी एम इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा के टी इंटू आई ए, तो ई बी इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू ओमेगा है। ये क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ तो हमारे पास ये आ गया। तो इसी तरह से हमारा इक्वेशन आ गया जो भी है टी एम के बी में, फिर सब्स्टिट्यूटिंग इन हम इक्वेशन के टी आई एम ओमेगा एम, इससे हमारा ये जो भी इक्वेशन आ गया, मतलब एक बार पावर को रिलेट कर दिया। तो ये हमारा हो गया फील्ड कंट्रोल, क्या कहते हैं आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का, आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन। तो आपको या तो पूछेगा सीधा सर्वो मोटर लिखिए और सर्वो मैकेनिज्म को अपनी तरफ से ही एक सर्किट डायग्राम दे दिया, मान लीजिए पूछ दिया कि ये सर्वो मैकेनिज्म की तरह काम करता है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालिए। तो मतलब कि आपको उसका आउटपुट लेना है थीटा और इनपुट जो भी दिया रहेगा वोल्टेज करंट, उसको आउटपुट अपॉन इनपुट रिलेट करके आपको उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि ना कि एसी सर्वो मोटर लिखे ना कि डीसी सर्वो मोटर लिखे, एक पहले से एक सर्किट डायग्राम दे दे मैकेनिकल सिस्टम का, आउटपुट दिखा दे थीटा, मतलब अब बोलना है कि ये सर्वो मैकेनिज्म है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो आपको समझ जाना है कि सर्वो मैकेनिज्म है तो या तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में या तो ओमेगा या दोनों के रिस्पेक्ट में आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल के दिखा दीजिएगा और उसको ब्लॉक में सजा के इक्वेशन के हिसाब से उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल के सिखा दीजिएगा। उतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता है, अगर इस टाइप का पूछा तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम रहेगा या तो क्या सिंपल ब्लॉक डायग्राम रहेगा जो एक ही बार में बन जाए। अब देखिए अब नया टॉपिक है इसी सर्वो मोटर में। अब डीसी सर्वो मोटर में दो टॉपिक था, क्या कहते हैं एक फील्ड कंट्रोल सर्वो मीटर और एक क्या कहते हैं आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर। अब हम लोग पढ़ेंगे एसी सर्वो मोटर। तो एसी सर्वो मोटर में जनरली हमारा क्या होता है, टू फेज एसी सर्वो मोटर होता है। तो एसी सर्वो मोटर हमारा क्या होता है, एसी सर्वो मोटर का कुछ सर्किट डायग्राम इस तरह से होता है, एक हमारा कंट्रोल बाइंडिंग होता है, एक हमारा रिफरेंस बाइंडिंग होता है, उसके बीच में एक रोटर लगा होता है, इस रोटर में उसका कॉइल लगा होता है। तो इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ टू फेज एसी सर्वो मोटर relating the angular shift in the shaft and the input current इनपुट कंट्रोल वोल्टेज। अब ये सी बात है, जब ये सर्वो मोटर का बात हो गया तो एंगुलर शिफ्ट का बात आ गया, तो एंगुलर शिफ्ट इन द शाफ्ट, अब एंगुलर शिफ्ट बोले या एंगुलर वेलोसिटी बोले, तो पहले या तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे या एंगुलर वेलोसिटी। तो मतलब फिर क्या हो गया, आउटपुट एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो क्या लिखा है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ टू फेज एसी सर्वो मोटर रिलेटिंग द एंगुलर शिफ्ट इन द शाफ्ट एंड द इनपुट कंट्रोल वोल्टेज। मतलब आउटपुट क्या हो गया, एंगुलर शिफ्ट, और इनपुट कंट्रोल वोल्टेज है, चाहे जो भी हो करंट हो, चाहे यहाँ पे कंट्रोल वोल्टेज है, मान लीजिए कोई और दूसरा सर्वो मैकेनिज्म होगा तो वहाँ पे करंट भी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है इनपुट। बस आपको आउटपुट का ध्यान रखना है सर्वो मैकेनिज्म में कि या तो एंगुलर शिफ्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा या एंगुलर वेलोसिटी होगा।
तो ये उसका वाइंडिंग दिया हुआ है एसी सर्वो मोटर का। एक तरफ का वाइंडिंग होता है इनपुट वाइंडिंग जो होता है हमारा होता है वो कंट्रोल वोल्टेज होता है, और एक रेफरेंस वाइंडिंग होता है। दो तरह का वाइंडिंग होता है और इसके बीच में ये रोटर लगा होता है। ये रोटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया जीएम, और ये क्या कहते हैं एफएम डैम्पिंग कोएफिशिएंट हो गया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो मतलब डैम्पिंग कोएफिशिएंट एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा। और इसको जेएम को एक्स के रिस्पेक्ट में जेएम के साथ डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे तो हमको क्या कहते हैं वो मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। तो दोनों एंगुलर दोनों टॉर्क हमारा क्या कहते हैं उसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे फोर्स के रूप में। तो क्या होता है कि इसका पढ़िए, a two phase AC servo motor is a two phase induction motor। जो इस two phase induction motor having drag cup type rotor construction, जो हमारा रोटर होता है वो drag cup type होता है। The control voltage VCT is applied to the control winding and a fixed voltage having phase difference of 90 degree। तो रिफरेंस वाइंडिंग में जो हम क्या कहते हैं इसमें जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इसका फेज डिफरेंस 90 डिग्री का जो फेज डिफरेंस, मान लो इसमें जो भी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसका अब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस वाला सिग्नल हम इसमें अप्लाई करते हैं टू फेज कंट्रोल सिस्टम, क्या कहते हैं टू फेज एसी सर्वो मोटर में। and the fixed voltage having phase difference of 90 degree with respect to control winding voltage is applied to the fixed voltage applied to the reference winding। The control voltage results in development of the motor torque Tm and the torque speed characteristics। क्या कहते हैं जो कंट्रोल वोल्टेज रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ मोटर टॉर्क Tm, क्या कहते हैं जो कंट्रोल वोल्टेज होता है वो क्या कहता है वो जो मोटर टॉर्क होता है उसके डेवलपमेंट पे आधारित होता है। एंड द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा होता है क्या कहते हैं एसी सर्वो मोटर का, वो इस तरह से कुछ दिया होता है। यहाँ पे टीएम है, यहाँ पे टी नोट है। टी नोट को हम लोग बोलते हैं स्टॉलिंग टॉर्क। स्टॉलिंग का मतलब हो गया खत्म करने वाला, मतलब टॉर्क का वो वैल्यू जो मोटर को रोक दे वो टॉर्क। तो ये हमारा हाईएस्ट वैल्यू हो गया टीएम, तो ये मोटर का टॉर्क हो गया। ये टी नोट जो होता है वो स्टॉलिंग टॉर्क होता है। तो ये पहले से ही उसका क्या कहते हैं इसका ग्राफ होता है। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे पूरा स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो जाता 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 है। मतलब इसको एक तरह से देखें तो हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। मतलब इसका अप्रोक्सीमेशन करने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए इसको स्ट्रेट लाइन ही लेना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल जो कर्व होता है, जो ग्राफ होता है आपका एसी सर्वो मोटर का, क्या कहते हैं टॉर्क वर्सेस कंट्रोल वोल्टेज का, तो इस टाइप का होता है। यहाँ से यहाँ तक आता है सीधा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है सीधा, और यहाँ पे क्या कहते हैं थोड़ा सा कर्व हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा आता है सीधा, और यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो जाता है। लेकिन इसका अप्रोक्सीमेशन करने के लिए क्या करते हैं इसको स्ट्रेट लाइन ही लेना पड़ता है एसी सर्वो मोटर का एनालिसिस करने के लिए। तो इस तरह से होता है कुछ। अगर VC बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे जब हम